नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत में हूं आपके साथ रीमा पराशर। जिस बात का इंतजार था, सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई हुई और सुप्रीम सुनवाई अभी जारी रहेगी क्योंकि कुछ चीजें जो हैं वो सामने आई हैं। एक बार जरा मैं पहले बता देती हूँ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जिसको लेकर काफी दिनों से बहस भी छिड़ी हुई थी, विवाद भी चल रहा था और ये बात शुरू हुई संभल से, उसके बाद संभल के बाद आगे बात आती है और कई सारी इमारतों को लेकर बात आती है, मस्जिदों को लेकर बात आती है और सवाल खड़ा होता है एएसआई के अंदर, उनके अंतर्गत जितनी मस्जिदें हैं उनमें से कुछ में ऐसे विवाद सामने आए जिसमें कि हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि वहां पर खुदाई की जाए और उन्होंने याचिकाएं दी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से लेकर के तमाम तरह से सुनवाई हुई और आज भी जरा आपको पहले तो पॉइंट्स बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो कहा गया उसमें 1991 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 4 हफ्ते में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने कहा कि जब तक कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रहा है, देश की कोई भी निचली अदालत धार्मिक स्थलों के स्वामित्व को लेकर कोई नया वाद रजिस्टर नहीं करेगी। अब कोर्ट ने यह भी कहा कि पहले से चल रहे ऐसे मामलों में निचली अदालतें कोई प्रभावी आदेश, अंतिम फैसला या सर्वे का आदेश नहीं देंगी। तो ये सब जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आए। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अब तक, क्योंकि आज हम जरा एक खुलासा भी करेंगे कि जिस पॉइंट को लेकर मुसलमानों को अभी तक बरगलाया गया, बहकाया गया, जिस एक्ट की बात की जाती रही, वर्शिप एक्ट, उसके उस प्रावधान को कभी सामने क्यों नहीं लाया जाता जो असली प्रावधान है, जिसमें ऐसे ऐसे क्लॉज हैं कि बात ही खत्म हो जाती है ना फिर तो लड़ाई झगड़े की। लेकिन वो क्लॉज तुष्टीकरण की राजनीति के तहत सामने नहीं लाया जाता है। उस क्लॉज के बारे में जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, स्कॉलर हैं, वो बात नहीं करते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर वो पेचीदा बात सामने आ जाएगी तब तो हमारा पक्ष ही कमजोर हो जाएगा, फिर तो मामला ही धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए जो हकीकत है वो ना बताते हुए एक बहुत बड़े वर्ग को बहकाया और बरगलाया गया अभी तक, आज की डेट तक। आज उसका ही खुलासा करेंगे और जरा समझने की कोशिश करेंगे कि उस क्लॉज के बारे में क्यों बात नहीं की जाती है वर्शिप एक्ट के, और जब तक वो सामने नहीं आएगा तब तक विवाद और बहस तो बेमानी है। तो चलिए पहले जरा वो बयान देखते हैं, तस्वीरें देखते हैं और उसके बाद क्लॉज पर भी जरा चर्चा करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट अपना काम करेगा, उस सुनवाई में हमें कुछ नहीं कहना है। है कोर्ट जो भी निर्णय लेगा, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं कोर्ट के निर्णय को मानेंगे। जब एक बार तय हो गया, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तर्क हो गया, उनका निर्णय हो गया कि उसको 15 अगस्त 1947 को जो 12 बजे स्थिति थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं। अयोध्या को छोड़कर कहीं भी किसी भी हालत में परिवर्तन उसके स्वरूप पर नहीं किया जा सकता। निर्णय के अंतर्गत माननीय न्यायालय की टिप्पणी भी है, जो पुरातत्व संरक्षित जो इमारतें हैं, जो धर्म स्थल या पूजा स्थल हैं, उनके बारे में जो वर्शिप एक्ट है लागू नहीं होता है। इस प्रकार का स्पष्टीकरण कई जगह से कई बार आया है। संविधान के खिलाफ कोई भी न्यायाधीश नहीं जा सकता, कोई भी सरकार नहीं जा सकती, और अगर कोई न्यायाधीश या सरकार उसके खिलाफ जाएगी या बोलेगी तो हम उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगे। एक इंटरवेंशन हमने भी फाइल किया है, इसी पार्लियामेंट में ये बिल पास किया था, एक ऐसे दौर में जब एक पूरा जनरेशन बहुत सफर कर चुका था। जाहिर तौर पर स्टेटस को अगर मेंटेन नहीं होगा तो हिंदुस्तान के महासागरीय मिजाज को तालाब में तब्दील करने की कोशिश है। वर्शिप का अधिकार सबको है, होना ही चाहिए, सबको होना चाहिए, लेकिन इसको एक एमिकेबल तरीके से सुलझाना चाहिए। इसको कोर्ट में है मैटर तो आई एम श्योर बात कि कोर्ट एक अच्छा फैसला निकालेंगे, इसका कोई अच्छा हल निकालेंगे इसके लिए।
इस तरीके से कोशिशें की गई तो कोई भी मस्जिद इस देश का नहीं बचेगा जिसके खिलाफ सर्वे की बात हिंदू समाज के लोग न करें, इसको न उठाओ। इस तरह के बयान दे करके बीजेपी ये बता रही है कि उनको कहीं न कहीं संदेह शंका है, इसलिए वो अभी से प्रेशर बना रहे हैं। अगर कोर्ट का दरवाजा बंद कर दिया गया फिर तो अपने अपने स्थान के लिए लोग लड़ाई सड़कों पे करना शुरू कर देंगे, देश में अशांति फैल जाएगी। इसलिए जरूरी है इस कानून को खत्म किया जाए और हिंदुओं को भी, जैन को, बौद्ध को, सिख को अपने अपने स्थानों के लिए कोर्ट की लड़ाई करने की परमिशन दिया जाए। तो यही वो बातें हैं, यही वो बयान है जिसको लेकर के चर्चा चल रही है। और अब मैं आपको एक बार ज़रा थोड़ा सा प्रावधान भी बताती हूँ। और वो जो वर्शिप एक्ट जिसकी बात हो रही है ना, जिसको लेकर तमाम धारणाएं बनाई गई और एक तरफा तरीके से बात की गई, उसके बारे में हिंदू पक्ष का तर्क क्या है, मुस्लिम पक्ष का तर्क क्या है, पहले शुरुआत ज़रा उसी से करते हैं। अब हिंदू पक्ष का जो तर्क है उससे बताते हैं। मस्जिदों का निर्माण प्राचीन मंदिरों को नष्ट करके किया गया, ये बात हिंदू पक्ष की तरफ से कही जा रही है। दूसरा पॉइंट, हिंदुओं को वहां पूजा अर्चना की अनुमति दी जाए, जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है उसमें ये तमाम बातें हैं जो हिंदू पक्ष की तरफ से आई हैं। कानून से न्यायिक समीक्षा पर लगती है रोक, ये बात भी, ये तर्क भी हिंदू पक्ष की तरफ से दिया गया है। और एक और अहम बात कि कानून एक मनमाना, तर्कहीन, कट ऑफ तिथि भी करता है लागू, यानी जिसकी बात की जा रही है इस कानून को मनमाना कहा गया और हिंदू, जैन, बुद्ध और सिख धर्म के अनुयायियों के अधिकार को वो कम करता है। यानी जब देश में सभी धर्मों का समान अधिकार है तो इस एक्ट को कैसे बना दिया गया। 1991 की धारा 2, 3 और 4 को रद्द कर दिया जाए। तो अब ये जो 2, 3 और 4 की धारा है ना, यही आपको बताएंगे, ये हमारे संविधान की मूल भावना और प्रस्तावना के खिलाफ है। ये भी हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया है और ये भी कहा गया है कि को भी ये छीनता है। तो ये बात यहां पर सामने आती है हिंदू पक्ष की तरफ से। तो ये मैंने आपको हिंदू पक्ष में, अब मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या बात, क्या दलील दी गई। संबंधित वाद सुनवाई योग्य ही नहीं है, उन्होंने तो पूरी तरह से खारिज ही कर दिया इस बात को कि सुनवाई के योग्य ही नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने याचिकाएं खारिज करने की मांग की, यानी अलग अलग जगहों पर संभल हो या अभी जो अजमेर शरीफ है उन सबकी याचिकाओं को खारिज किया जाए। जमीयत उलेमा हिंद ने भी इन याचिकाओं के खिलाफ याचिका दायर की है, यानी ये जो तमाम याचिकाएं देश में चल रही हैं अलग अलग जगहों पर, उनको खारिज किया जाए। पूरे देश में मस्जिदों के खिलाफ मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी अगर हमने इनकी सुनवाई की ना। ये जो 3 या 4 मामले चल रहे हैं तो और भी लोग आ जाएंगे। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी ने भी याचिकाओं को खारिज करने की मांग की है। तो अब देखिए, जो हम कह रहे थे ना बरगलाना, क्यों है वो बरगलाना, वो है ये बात। वर्शिप एक्ट का बहाना मुसलमानों को बरगलाना, अब इसमें अल्पसंख्यकों के हितों और सुरक्षा की बात है। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 के खिलाफ याचिका, इसमें अल्पसंख्यकों के हित और सुरक्षा की बात है। संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन, कट ऑफ डेट 15 अगस्त 1947, अतार्किक और मनमानी। धार्मिक स्थलों पर, अब इसमें आगे कुछ और बातें आती हैं, अब वही हम आपको बता रहे हैं। धार्मिक स्थलों पर कब्जे के खिलाफ कानूनी मदद पर रोक, ये कुछ क्लॉज हैं जो मैं पढ़ रही हूं जिनको लेकर हमेशा वाद विवाद चलता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी संप्रदाय के या उसके किसी भी वर्ग के पूजा स्थल को किसी दूसरे वर्ग के पूजा स्थल में परिवर्तित नहीं करेगा और यदि कोई इस एक्ट का उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो उसे जुर्माना और 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। अब ये देखिए, सेक्शन 3 का उल्लंघन करने पर 3 साल की जेल या फाइन, यहां तक की बातें सबको पता है, देश को पता है। अब हम आपको कुछ नई बात बता रहे हैं। सेक्शन 4 के सब सेक्शन 3 की वो बात, वो बारीकी जो नहीं पता है, सब सेक्शन 12 में जो मौजूद है वो इन पर लागू नहीं होगा। अब वो क्या है? एक, कोई भी उपासना स्थल जो प्राचीन और ऐतिहासिक धरोहर है, ये नोट करने वाली बात है, प्राचीन और ऐतिहासिक धरोहर, इनके तहत आने वाले 1958 के तहत आने वाले स्थल जिसमें एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट
या उस जमाने के कानून वाले स्थल है, यानी उस जमाने में जो कानून बनते थे ना उनके अंतर्गत जो स्थल आते थे वो भी इसी में आएंगे। अब कोई भी संरचना, निर्माण, स्मारक, गुफा, अवशेष, शिलालेख जो ऐतिहासिक, पुरातात्विक और कलात्मक महल के हैं और महत्व के हैं और कम से कम 100 साल से अस्तित्व में हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये है वो जिसके बारे में बात नहीं की जा रही है। लेकिन हम आज इसी पर बात करेंगे, क्योंकि कौन है जो तुष्टीकरण के लिए मुसलमानों को भड़का रहा है, कौन है जो बरगला रहा है। नरसिम्हा राव जब इस एक्ट को लेकर के आए थे तब भी आधी अधूरी जानकारी ही क्यों दी गई, क्योंकि तब तो राम मंदिर, बाबरी मस्जिद नया नया मामला था ना, उस वक्त तुष्टीकरण दिखाई दे रहा था। लेकिन अब इतने साल बाद भी दिखाई दे रहा है, तो पूरी बात क्यों नहीं बताई जा रही। चलिए पूरी बातों पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, परिचय खास मेहमानों का करा देती हूँ। स्टूडियो में हमारे साथ सैयद जवाद मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक और स्कॉलर। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता अशोक पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे। हमारे साथ फखरुल हसन चांद जी, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। मौलाना साजिद रशीदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर। साथ ही हमारे साथ साध्वी प्रज्ञा भारती जी जुड़ रही हैं, हिंदू धर्म गुरु। शुरुआत मैं ज़रा यहाँ पर फखरुल हसन चांद जी से ही करना चाहूँगी आज। फखरुल जी, अब ये कौन है जो तुष्टीकरण के लिए आधा अधूरा ज्ञान दे रहा है भाई मुसलमानों को, और अब तक देता रहा, संभल में भी दिया और उससे पहले भी दिया और अभी भी दे रहा है। रीमा जी, आप जब बोलती हैं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा हो। अभी तो बोलना शुरू किया है मैंने, इतनी जल्दी लग गया आपको? अरे 10 मिनट से बोली तो सही है, सुनी तो रहा था। अच्छा, हाँ। 10 मिनट से सुन रहा था। देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेके जो आप ज्ञान दे रही हैं, जिस ज्ञान को आपने दिया, मैं समझता हूँ वो भी अभी अधूरा है। जब आप प्रावधानों की बात करती है तो उसमें एक प्रावधान नहीं है, उसमें जो सबसे बड़ी बात है कि आप किसी भी मंदिर, मस्जिद या कोई भी धर्म स्थल है उसके स्वरूप को बदल नहीं सकते। वो किसी को एएसआई के अंडर में आता हो या किसी के अंडर में आता हो, उसके प्रावधान, उसके स्वरूप को बदल नहीं सकते। क्या आप इससे इनकार करती हैं? किसने बरगलाया? और 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसलिए आया था कि देश में सौहार्द बना रहे, आपसी भाईचारा बना रहे, हम मंदिरों मस्जिद के झगड़ों में ना उलझे। और आखिर इतने समय बाद जब लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आ रही, उत्तर प्रदेश में उनकी संख्या कम हुई, तो ये एकदम से बाढ़ कैसे आ रही? ये कौन लोग हैं जो मंदिरों मस्जिद के मुद्दों को केवल उठा रहे, न्यायपालिका में जा रहे, दाखिल कर? कभी उनकी पृष्ठभूमि को चेक कीजिए कि कौन लोग हैं, उनका जुड़ाव किस संगठन से है, किस राजनीतिक दल से है, उनकी क्या विचारधारा है। कभी इस पे भी सर्वे कीजिए, इसका भी सर्वे होना चाहिए। तो समाजवादी पार्टी समझती देश की सबसे बड़ी अदालत का आज का जो फैसला आया वो अच्छा फैसला है, उसका स्वागत योग्य फैसला है। और देश की अदालत ने ही वो भी फैसला सुनाया था जब अयोध्या का फैसला आया था। उस अयोध्या के फैसले में ही जो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको बाकायदा बताया गया था, उसका उल्लेख किया गया था। ठीक है। तो जो कानून देश में बना है, जो कानून संविधान संसद में बनता है, उसका अगर कहीं पालन नहीं हो रहा है, उसका पालन अगर न्यायपालिका भी पालन नहीं कर रही तो वो भी दुर्भाग्यपूर्ण, क्योंकि देश संविधान से चलेगा, देश मन मर्जी से नहीं चलेगा। देश तो संविधान से ही चलेगा ना, इसीलिए तो संविधान में सभी धर्मों को समानता का अधिकार दिया गया है। अब अशोक पांडे जी, क्योंकि अब इन्होंने बात कर दी है कि आखिर कौन सी पार्टियां थीं जिन्होंने सुनवाई करने के लिए वहां पर याचिका दी, तो मैं बता दूं, जमायत उलेमा हिंद के साथ साथ आरजेडी, उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी, जो पक्ष है ना मुस्लिम पक्ष, उनके नाम बता रही हूँ, ये पक्ष है या पार्टी है? फखरुल जी आप ही के लिए ये, उसमें आरजेडी है, उसमें कांग्रेस पार्टी है, उसमें आम आदमी पार्टी है, उसमें जमायत उलेमा हिंद है, ये तमाम पार्टियां हैं मुस्लिम पक्ष की तरफ से, हिंदू पक्ष की तरफ से नहीं है। नहीं, गलत बात रीमा जी, आप अपना एजेंडा चलाइए, लेकिन भ्रामक सूचनाएं मत दीजिए यहाँ बैठ के। सही सूचना हम लोग, मैं जो बता रहा हूँ सुन लीजिए, आपने सवाल उठाया, उसका जवाब मैं ही दूंगा, कोई दूसरा थोड़ी देगा। आपने सवाल उठाया तो मैं दे रहा हूँ जवाब। समाजवादी पार्टी या विपक्ष का कोई भी लीडर अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करता है तो हम इसलिए नहीं करते कि मंदिरों मस्जिद का झगड़ा कराना है, हमें मंदिर बचाना है, मस्जिद, हमें सबको बचाना है। हम इस देश के हिंदू मुसलमान सबको बचाना चाहते हैं। ये मुस्लिम पक्ष नहीं है,
ये देश के वो राजनीतिक दल हैं जो आपसी सौहार्द चाहते हैं, जो हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई सबके तरफ से देश की न्यायपालिका में गए। संभल में अगर मस्जिद के अवशेष निकल आए या मस्जिद नहीं है वहां पर मंदिर के अवशेष निकल आते तो आपको क्या तकलीफ है? नहीं, हो सकता है मंदिर हो वहां पर। आपने कैसे अज्यूम कर लिया नहीं है वहां पर मंदिर? अजमेर शरीफ में अगर मंदिर निकल आया तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल सही। अरे भाई आपने तो अपने मन से तय कर लिया ना, बिना सर्वे के, बिना खुदाई के, अपने मन से आप तय कर लेते हैं सब कुछ। आपकी भी अंदर की भावनाएं उबाल, मेरे अंदर की भावनाएं मेरे अंदर रहने दीजिए। आप अपनी भावनाएं बताइए पहले। आपकी उबाल मार रही हैं, आप बताना चाह रही हैं, आप भी तो भविष्य अपना मुखौटा हटा दीजिए। आपने कैसे जाना? मुखौटा हटा दीजिए, सर्वधर्म सद्भाव का मुखौटा हटा दीजिए फखरुल जी। नहीं है ये सर्वधर्म का आपका मुखौटा। एक तरफा बात कर रहे हैं आप शो पर, एक तरफा बात कर रहे हैं। प्रवक्ता लिखिए, एक पक्ष की बात कर रहे हैं आप, एक पक्ष की बात कर रहे हैं। अशोक पांडे जी का रुख करूंगी मैं। अच्छा नहीं लगता है। आप एक पक्ष की बात कर रहे हैं, एक पक्ष की बात कर रहे हैं। एंकर का पक्ष होता है निष्पक्ष रहना। आप एक पक्ष की बात कर रहे हैं। आपको पहले से बैठ के बैठी हुई है कि आपको किसके तरफ से बैठना है। आप एक पक्ष की बात कर रहे हैं। अरे भाजपा को क्यों बैठाया है? अरे मैं तो ये मानती हूँ अब क्योंकि पर्सनल अटैक आप कर रहे हैं। आप क्योंकि फखरुल जी सुनिए ना, सुनिए अरे सुनिए तो सही, सुनिए ना। बताइए जी, अरे सुनिए भाई की क्या जरूरत है? अशोक भाई आप किसी दूसरी डिबेट में चले जाइए। बैठिए, वो आपका पक्ष रखने के लिए सक्षम है। अरे आपकी जरूरत नहीं है यहाँ पे अशोक भाई। अशोक भाई आपकी ये जो सेक्शन 4, अरे सुनिए तो सही। फखरुल जी सुनिए ये जो सेक्शन 4 का सब सेक्शन 3 है ना, जिसमें प्राचीन और ऐतिहासिक धरोहर की बात है, आप इसको झुटला रहे हो और ये संविधान में है। आप झुटला रहे हो इसको, आप झुटला रहे हो। यही है मुसलमानों को बरगलाना, मासूम मुसलमानों को बरगलाने की हथकंडे आप अपना रहे हैं। अशोक पांडे जी का रुख करूंगी मैं। अशोक पांडे जी, अरे रुकिए भैया, अब सुन लीजिए, अब सुनिए जवाब देने आया हूँ। अगर कोई भाजपा के प्रवक्ता द्वारा बोलेगा तो मैं जवाब देने में सक्षम हूं। अशोक पांडे जी, अशोक भाई आप मत बोलिए, मैं निवेदन करूंगा आपसे। अशोक पांडे जी प्लीज अशोक पांडे जी को बोलने दें। छोटे भाई फखरुल जी, मेरे अजीज छोटे भाई फखरुल जी, सिर्फ मुझे 2 मिनट बोलने दीजिए। मैं आपकी बात पे ही आना चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छी बातें अभी कही हैं। सबसे बड़ी बात आपने कहा कि आपने वर्शिप एक्ट को भी समझा ही नहीं। वर्शिप एक्ट में स्वरूप बदलने की बात नहीं है, उसमें रूप बदलने की बात है। स्वरूप वही रहेगा जो प्राचीन था। आप यहीं पर गलती कर रहे हैं। अभी देखिए, अभी सरकार आए वो 2017 में खाली योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, और यहाँ पर जो लोग ईद पे बैठाया करते थे, लोगों को पंगत बना करके, लोग जालीदार टोपी लगाया करते थे, जो शॉल ओढ़ करके वलीमा खाया करते थे, उनकी कोई एक भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी राजनीतिक पार्टी, मैं यहां तक कि समाजवादी पार्टी के भी अध्यक्ष को कहता हूं कि जो हमेशा फोटो खिंचवाते थे जालीदार टोपी लगा के और दोशाला ओढ़ के, उनका बंद हो गया है। क्यों? क्योंकि स्वरूप उनका जो था वो वास्तविक स्वरूप पे आ गए हैं, उनका रूप बदल गया। 5 वर्ष की सरकार में 3000 मस्जिद और 550 करोड़ रुपए खर्च करने वाली सरकार अगर ये कहे कि वह पक्षपात नहीं करती तो इससे बड़ा भेदभाव कोई दूसरा हो नहीं सकता। 5 वर्ष में अखिलेश यादव जी ने 550 करोड़ रुपए और 3000 मस्जिद बनवाने का काम किया। ये अपने आप में गलत बात अशोक भाई, आप बोल मैं ये कहना चाहूंगा कि वर्शिप एक्ट पे बहस है। इस वर्शिप एक्ट के बहस में किसी का पक्षपात नहीं है। जो उचित है वही बात हम आपस में करें। वो भी अपनी बैठी है, वो राष्ट्रीय चैनल है, बहुत से लोग इससे जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, उनको लाभ पहुंचना चाहिए कि वर्शिप एक्ट है क्या और वर्शिप एक्ट लाया क्यों गया। वर्शिप एक्ट लाने के पहले मुस्लिम वक्फ बोर्ड लाया गया, मुस्लिम वक्फ बोर्ड को पहले बनाया गया और उनको बना करके यहाँ के मुसलमानों को संरक्षित कर दिया गया। उसके बाद वर्शिप एक्ट ले आया गया। उनको लगा कि जब ये हिंदू जान जाएगा, जो बहुसंख्यक है वो जान जाएगा कि उसका अधिकार क्या है, तो वो अपने अधिकार की चेष्टा करेगा। इसीलिए वहां पे सर्वे जो एक्ट है, जो खुदाई की बात है, अटल जी ने सबसे पहले राम मंदिर में कहा था कि वहां जाकर के अन्वेषण करता, उसका अन्वेषण करे। मैं कहता हूं कि अन्वेषण करने में समस्या कहां आ रही? अगर कोई अन्वेषण हो रहा है तो वो उसका अन्वेषण हो जाना चाहिए, क्योंकि उसका स्वरूप सामने आना चाहिए। स्वरूप जानने का हक
पूरी जनता को है। सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। ठीक है, रूप बनाने की बात है, रूप तो कोई बना ले, रूप तो अभी जालीदार टोपी लगा के हम आपके सामने बैठ जाएंगे तो हम भी आपके हो जाएंगे कि फखरुल भाई के बड़े भाई अशोक भाई है। ठीक है, ऐसा नहीं, ठीक है। स्वरूप की वो बात आप हो रही है। हमें- आप तो हमेशा वर्षिप हैं। एक्ट में वो आप स्वरूप की हमेशा हैं। व्यवस्था को देखते हुए हमने ये तय किया है और अशोक इसको भाई- शांतिपूर्वक अशोक भाई, ढंग से यही- निपटाया जाना यही झगड़ा है। चाहिए। एक उदारता दिखाने यही का झगड़ा है। एक बड़ा अवसर है मुसलमानों के लिए भी कि वो सामने झगड़ा आए और अशोक भाई सच्चाई यही सामने है आनी कि चाहिए। आप हमको अपने से अलग देख रहे हैं, आप हमें कपड़ों से न पहचानिए। आप इस देश के नागरिक हैं और देश के नागरिकों को आप देश मेरे के छोटे संविधान भाई हैं, अजीज छोटे भाई हैं। और हमारा आपका वो जो रिश्ता है वो हमेशा कायम रहेगा। आप जो बात कर रहे हैं प्लेसेस लोगों ऑफ के सामने वर्शिप आनी एक्ट चाहिए। किसी भी पूजा स्थल को बदलने का अधिकार नहीं देता है। फिर से पढ़िएगा पूरे उसे। दुनिया में एक भी उदाहरण किसी अन्य धर्म का नहीं है। मैं तो क्रिश्चियन आए, बात के क्रिश्चियन ने संविधान यहाँ से पर चलूंगा। 300 साल शासन किया मुझे नहीं इस मालूम। देश में, मैं लेकिन बाबा उन्होंने साहब ठीक है, ओके ओके ओके, एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। अशोक जी ठीक है, सैयद जवाद का रुख करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है अशोक जी, ओके ओके। सैयद जवाद, तुष्टीकरण शब्द ही इसीलिए बना था ना कि तुष्टीकरण किया जाता है। अब समझ में ही आ रहा होगा ये तो। हिंदू तुष्टीकरण भी कभी सुना है या सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण ही आता है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि जब नरसिम्हा राव लेकर आए ये एक्ट और बनाया गया, उसके बाद से अब तक तो काफी पानी बह चुका है ना, तो हो जाने दीजिए सर्वे, हो जाने दीजिए सुनवाई, क्या दिक्कत है? वो रोज बुलाते थे मुझको अपने घर, रोज बुलाते थे मुझको अपने घर, आज हमने कुछ कह दिया तो बुरा मान गए। देखिए अभी बात हो रही, बात निकली कहाँ से और ख़त्म कहाँ से? जालीदार टोपी पे हुई। और जालीदार टोपी जो है पांडे जी वो नीतीश बाबू भी लगाते हैं और चंद्रबाबू नायडू भी लगाते हैं। अरे 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 एक सेकंड, अरे देखा, मैंने कहा था आज हमने कुछ कह दिया तो बुरा मान गए पांडे जी। वही, अरे वही था, अरे स्वरूप, हाँ सुप्रीम कोर्ट का तो डिसीजन जो है, अरे महाराज सुन तो लीजिए, फिर मैं बोलूंगा, मैं तो स्टूडियो में बैठा हूँ, फिर मैं लगातार बोलता रहूंगा पांडे जी। पांडे जी वैसे मैं सम्मान सुन लीजिए सैयद जवाद को सुन लेते हैं। एक मिनट अशोक जी आप तो ब्राह्मण आदमी हैं, आपका तो सम्मान वैसे ही हम करेंगे। नहीं, सम्मान सबका ही करना चाहिए, सबका ही करना चाहिए। नहीं वो तो शालीनता झलकती है ना कई दफा। दूसरी मैं सबसे बड़ी बात कह रहा था, आप कह रहे स्वरूप बदलने की बात नहीं हो रही, तो काहे 6 दिसंबर 1992 के अंदर आपने डायनामाइट लगा के उड़ा दी थी? रख देते ना नाम मस्जिद का कुछ और। एक्ट तो उसके बाद ही आया ना। अरे 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जब लेकर के आया गया, तो जो 1947 की बात कही जा रही है, रीमा जी, जब भी कोई एक्ट पास होता है या कोई भी आप लेकर आते हैं तो सबसे पहले आपकी नियत क्या होती है उसका स्वरूप जानने की जो कोशिश कर रहे हैं कि आपकी नियत क्या नियत थी? नियत ये थी कि राम मंदिर को लेकर के, पहली बात और बता दूं, थोड़ी हिस्ट्री की बात कर रहे थे पांडे जी, ज्ञानवापी में क्या हुआ था? ज्ञानवापी में क्या हुआ था हम तो थे तब भी यही दलील दी जा रही थी ना, और हुआ क्या? अब सुन तो लीजिए पूरी बात। अब संविधान में अगर ये कहा गया है कि सभी धर्मों को अपने अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, और ये भी अधिकार है कि अगर विदेशी आक्रांताओं का बार बार नाम लिया जा रहा है ना, अगर ऐसा कुछ पुराना है और आपको कुछ लगता है कि आपके धर्म के हिसाब से कहीं कुछ है, तो ये भी तो संविधान में ही अधिकार है भाई, कहीं अलग नहीं है। सुन तो लीजिए, अब मैं पूरी बात मुकम्मल कर लूं। मैं तो यही कह रहा हूं, जुडिशियल रिव्यू का अधिकार संविधान में है या नहीं है, ये बता दो आप मुझे बस। बिल्कुल है। तो संविधान का ही पालन हो रहा है ना, यहाँ पर भी संविधान का पालन हुआ। दूसरी सबसे बड़ी बात, और कोर्ट से आप चाहें अपनी नाइत्तेफाकी जाहिर कर सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि आपके पास ये भी अधिकार है कि आप अपनी कोर्ट के दिए हुए डिसीजन से आप अपनी नाइत्तेफाकी जाहिर कर सकते हैं, ये भी अधिकार है। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं कह रहा हूं, स्वरूप जानने की बात है। ये स्वरूप कैसे जाना जाएगा कि वहां पे बौद्ध मंदिर निकल आया, जैन मंदिर निकल आया? ये कौन सा ऐसा टेस्ट करके बता देंगे कि यहाँ पर ये वाला मंदिर? क्योंकि हमारे पास में कैसे पता लगा था कि कैसे लगा था? कैसे पता लगा? खुदाई करने से पता लगा ना। से खुदाई? उसके बाद जब पुरातत्व नाम सुना है? एएसआई का नाम सुना है? नहीं, हमने कहाँ सुना? संभल में एएसआई की टीम को ही नहीं जाने दिया गया। हमने साध्वी प्रज्ञा भारती हुई है। 10 सेकंड तो मुझको दे दिए, मुझे सबसे ज्यादा इंटरप्ट करा गया।
एएसआई की टीम को नहीं जाने दिया था। अरे सुन तो लीजिए, पूरी बात तो मुकम्मल हो जाए। अब फखरुल जी हंस रहे हैं, उनको तो सब पता है संभल में क्या हुआ था, हंस रहे हैं वो इसी बात पे। संभल में तो भारतीय जनता पार्टी का इसी बात पे हंस रहे हैं वो, अभी कह देंगे कि देखिए सरकार का फंबल हो रहा है, संभल में सरकार का फंबल हो रहा है, ये हो रहा है। सरकार जो है फंबल कर रही है संभल के मुद्दे पर। हम तो चाह रहे थे कि सरकार संभल के मुद्दे पर चर्चा हो, बातचीत हो, अडानी बातचीत हो, लेकिन सरकार बार संभल हो, अच्छा उसके बाद उसका फंबल हो। साध्वी प्रज्ञा भारती को सुनते हैं, फिर मौलाना रशीदी का रुख करूंगी। साध्वी प्रज्ञा भारती। ठीक है रीमा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि आपने बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट लिया है आज, बिकॉज इससे सभी दर्शकों को क्लैरिटी मिलेगी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है और मैं दो बातों पे जरूर चर्चा करूंगी यहाँ पर। जो एक बात ये लोग लगातार कह रहे हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसकी चर्चा आपने भी की, सेक्शन 4 के सब सेक्शन 3 की बात, अगर हम उसको देखें तो नथिंग कंटेन्ड इन सब सेक्शन 1 एंड सब सेक्शन 2 shall apply to any place of worship referred to in the said subsections which is an ancient and historical monument or an archaeological site remains covered by the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 1958। सबसे पहली तो ये बात, इसका मतलब है कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ही कहती है कि ये उस पर लागू नहीं होता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मतलब है रिलीजियस कैरेक्टर का पता लगाना। तो देखिए इन्होंने कहा कि उससे क्या होगा। रीमा जी, बात ये है कि मैं एज अ भारतीय, एज अ हिंदू, एज अ सनातनी अपने रिच और समृद्ध इतिहास के बारे में जानना चाहती हूं और ये मेरा अधिकार बनता है कि मैं जानूं और पूरा जनमानस जाने, पूरा भारत जाने कि वहां पर मस्जिद है या मस्जिद के नीचे मंदिर है। आक्रांता आए, उन्होंने मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई, क्यों मंदिरों को तोड़कर ध्वस्त करके मस्जिद बनाए? आप बताइए, क्या उस टाइम और लैंड नहीं थी वहां पर? जवाब जी, आप बीच में मत बोलिए प्लीज, आप बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच नहीं बोली। दूसरी बात, अभी जो हसन साहब लगातार ये आप पर पर्सनल अटैक कर रहे हैं, मैं भी इसके अगेंस्ट हूँ। हसन साहब, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, अभी तो आप डीडी न्यूज पर बैठे हैं, आपको बुलाया जा रहा है। जब कांग्रेस की 712 ईस्वी करने की मांग है ना, तो उससे पहले की बात हो रही है भाई। सही है जवाब, क्या कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है? 712 ईस्वी करने की बात हो रही है, तो 712 की बात हो रही है भाई, तो 712 में उसमें क्या कंफ्यूजन है? मैंने आपको नहीं रोका, आप मेरे बीच में नहीं बोलेंगे। रीमा जी, इन्हें चुप करवा दीजिए, ऐसे तो डिबेट नहीं हो सकती ना। हाँ ठीक है, अरे भाई उनके बीच में मत बोलो आप, आपके बीच में जो भी बोले, आपके बीच में सही है जवाब, सही है जवाब, सही है जवाब, आपके बीच में जो भी बोले मैंने उनको चुप कराया। अब साध्वी प्रज्ञा को बोलने दीजिए। तो मैं डेफिनेशन पूछूं बस? नहीं, डेफिनेशन क्यों? आप कोई टीचर थोड़ना है यहाँ पर जो सबसे बच्चों से टेस्ट लेंगे। वो जो भी बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए, फिर अपनी बात रखिएगा। बोलिए साध्वी प्रज्ञा। देखिए मैं ये कह रही हूँ, जवाब जी थोड़ा सा ठहर जाओ, कोई बात नहीं, टिकट मिल जाएगी, आराम से टिकट मिल जाएगी, चिंता नहीं है आपको भी। देखिए बात ये है कि मैं भारतीय हूं, भारतीय नागरिक होने के नाते मेरा ये अधिकार बनता है कि मैं जानना चाहती हूँ एज अ सनातनी कि वहां पर मंदिर है या मस्जिद। और दूसरी बात, मेरे पास प्रमाण है, चाहे वो संभल है, चाहे वो अजमेर शरीफ है, राम मंदिर का हमारे सामने बहुत बड़ा एक उदाहरण सेट है, ज्ञानवापी है। हमने तो कोई दंगे नहीं करे, हमने संविधान का रुख अपनाया, न्यायपूर्ण तरीके से हम न्याय तंत्र पर विश्वास रखते हुए हम अदालत में गए। प्रॉब्लम वहां पर आती है, आप लोग विरोध करते हैं, प्रॉब्लम वहां आती है। और एक बात और, रीमा जी, इन्होंने कहा कि कैसे पता लगाया, हमने तो कोई खुदाई भी नहीं करी रीमा जी, हमने तो उस जो ढांचा है उसको तो हमने नुकसान भी नहीं पहुंचाया, हमने जीपीआर टेक्निक का प्रयोग किया। जीपीआर टेक्निक में सिर्फ इतना सा सैंपल लिया जाता है, हमने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, तो इनको तो हमारा साथ देना चाहिए, सर्वे से इन्हें प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। मौलाना साजिद रशीदी, साजिद रशीदी जी को फ्रेम में लाइए। मौलाना साजिद रशीदी, संविधान में जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार है और उसका प्रावधान है, उसी प्रावधान के तहत एएसआई, अब जिस एक्ट की बार बार बात की जा रही है उस एक्ट में साफ लिखा है कि एएसआई वाले जितने मॉन्यूमेंट्स हैं उनको इसके दायरे से साइड रखा जाए। अब संभल में क्या हुआ, एएसआई की टीम को ही नहीं जाने दिया जा रहा था, एएसआई की बिना परमिशन के ही वहां पर रेलिंग लगा दी जाती है। ये तमाम बातें होती है तब तो कोई सवाल नहीं खड़ा करता ना। अब फखरुल जी इस पर भी कह देंगे कि बीजेपी के प्रवक्ता है, लेकिन भाई बेसिक पॉइंट तो उठाना पड़ेगा। बेसिक पॉइंट तो उठाना पड़ेगा देश में, बेसिक पॉइंट तो उठाना पड़ेगा। उसके लिए जिसका भी प्रवक्ता बोलो आप, मुझे कोई
कोई बात नहीं। आपको जवाब मौलाना आपको रशीदी, जवाब हम ही दे देते हैं। मौलाना रशीदी, सवाल हमसे क्लियर कर रही तो अब उनसे पूछ, क्योंकि मुझे पता है कि तकलीफ आपको होगी, सवाल उनसे होगा, तकलीफ आपको होगी। तकलीफ क्या पकड़ू जी वो देश की प्रवक्ता है, देश की नुमाइंदगी कर रही है, देश की प्रवक्ता है। मौलाना रशीदी, ओके ओके ओके, मौलाना रशीदी, मौलाना रशीदी से सवाल है, मौलाना रशीदी से सवाल है, मौलाना रशीदी। देखिए, सवाल तो रीमा जी बहुत सारे हैं जिनका जवाब कोई देना नहीं चाहता। सवाल तो ये भी है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया बाबरी मस्जिद केस को लेकर कि साहब कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी, हमें ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिली, फिर ये जगह जगह पिटीशन, फिर ये जगह जगह याचिकाएं, 5 लोगों की टीम थी। ये बीच में कौन बोल रहा है? बीच में कौन बोल रहा है भाई? सुन लेते हैं, सुन लेते हैं। हाँ बोलिए 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 बोलिए, आ रही हूँ अशोक जी, इसके बाद आप ही से जवाब लूंगी, 1 मिनट। हाँ बोलिए मौलाना। और सवाल देखिए, सवाल तो ये भी है कि सोमनाथ मंदिर के नीचे जो 3 मंजिल मिला है बुद्ध विहार, उसको कैसे देखेंगे आप? ये भी पुरातत्व विभाग की जांच में ही आया है। आप सारी बातें क्यों नहीं कहते? आप तो कह रहे हैं ना, ये भी आपको जवाब भी मिल रहा है, अभी देंगे वो जवाब। हाँ सुन लीजिए ना, सवाल ये भी है कि जिन 30 लाख बौद्धों को हिंदुओं ने यहाँ से भगाया है, कल को अगर वो खड़े हो गए और जगह जगह मंदिरों के नीचे खुदाई की बात करने लगे तो फिर क्या होगा? यानी इस देश को आप ले जाना कहाँ चाहते हैं? सवाल सबसे बड़ा ये। ठीक है, जो देश अमन, शांति, मोहब्बत, प्यार की निशानी है और सब जगह पूरी दुनिया में इसी नाम से जाना जाता है, आप उस देश को खुदाई के नाम पर ले जाना चाहते हैं कि संभल में कौन सा प्यार सामने आया था जो फूट फूट कर प्यार निकला है? संभल में किसने प्यार दिखाया? संभल में किसने प्यार दिखाया? ये नजर का फेर है। संभल में प्यार दिखा था ना वो, मैं बता रहा हूँ आपको, नजर और नजरिए का फेर है। पुलिस वाले घायल हो गए, फ्रैक्चर हो गए उनके, वो कौन सा प्यार था? पुलिस वाले घायल नहीं हुए, पुलिस वाले ने 5 मुसलमानों को मार दिया गोली से। मेरा एक प्रश्न है, मैं वही बात है ना, आधी अधूरी जानकारी रखते हो आप। मौलाना रशीदी, आप आधी अधूरी बात करते हो ना, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। आप इतने बड़े स्कॉलर हैं, आप इतने बड़े मुस्लिम स्कॉलर हैं मौलाना रशीदी, और आप आधी अधूरी जानकारी देते हो। आपको यही नहीं पता कि वहां पे पाकिस्तान मेड क्या निकला है? पता है ना, गोलियां निकली है, खोके मिले हैं। अशोक पांडे जी जवाब देंगे, चलिए अशोक पांडे से आपको परेशानी क्यों हो जाती है? अब अशोक पांडे जी जवाब देंगे। सामने आते भी नहीं, छुपते छुपाते भी नहीं। साथियों, अगर आपको अपने पांव में गंदगी है तो उसके लिए अपने को बदलने की कोशिश करनी है। पांव में गंदगी लग जाए तो पूरे सड़कों पे कारपेट बिछाने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं को बदलिए, स्वयं को आंकिए। अभी आपने कहा कि बाबरी मस्जिद में क्या हुआ? बाबरी मस्जिद में 5 लोगों की बेंच में एक व्यक्ति ने टिप्पणी की थी, बाकी 4 लोग एक पक्ष में थे, उस पर भी आपने सर्च नहीं माना। उसके बाद भी कहीं पर भी आपने उदारता दिखाने का काम नहीं किया है। अभी उसी पर मेरी पुस्तक है, आप जो फैसला आता है पढ़ लीजिएगा, उसमें एक आदमी की नहीं सुनी जाती, ठीक है, पूरे संवैधानिक पालन आपने नहीं किया। जो जजमेंट आया उसको तो पढ़ लीजिए। प्यार मोहब्बत की बात करके हम प्यार मोहब्बत जानते हैं, लेकिन हम कमजोर नहीं है, कायर नहीं है। अब हमको अपनी बात उठाना आता है। अब हिंदू सीख गया है कि उसको अपनी बात कमजोर है। अगर आप एक हो सकते हो, आप एक होकर के लोग मुसलमान कमजोर है, करते हो तो अब मुसलमान भी बोलते नहीं है, मुसलमान बोलते हैं ना, मुसलमान कमजोर। फिर धमकाने लगे आप, मुसलमान तो फिर धमकाने लगे मौलाना रशीदी। शो पर तो मत धमकाइए कम से कम, शो पर तो मत धमकाइए कम से कम पब्लिकली। संवैधानिक रूप से जो बात है उसको संविधान के रूप से, मुसलमान भी नहीं बता दो आपको, बहुत बड़े मुखालफे में है, मुसलमान कमजोर है। और आप संवैधानिक पक्ष ये है कि 40 दिन तक लगातार सुनवाई करने के बाद जो परिस्थितियां सामने आई हैं उसका स्वरूप खड़ा हुआ है, वो उसका स्वरूप है, मूल रूप वो है। अभी आप कह रहे हो जानकारी दे दो, बहुत भी तो हिंदू जानकारी दे दो, जानकारी आपको नहीं है, जो लोग आप बताना भी नहीं चाहते लोगों को। कौन है हमारे 9वें भगवान? कौन है? भगवान बुद्ध। जहां आपने हम उनको अपना जहां आपने दावा किया था, जहां आपने दावा किया था, मौलाना रशीदी, मौलाना रशीदी, मौलाना रशीदी, एक एक करके बात करेंगे। एक मिनट प्लीज प्लीज प्लीज, अशोक जी 1 मिनट। मौलाना रशीदी और अशोक जी एक एक करके बात करेंगे। इस शो में इस तरह से रनिंग कमेंट्री नहीं होती है। जैन भी हिंदू है,
अभी समाजवादी पार्टी जैक को अलग करने एक मिनट सही जवाब, एक सेकंड सही जवाब, रुकिए। सिख भी हिंदू है, अभी सिख भी हिंदू है। आप हिंदू को बांटने की बात कर रहे हैं, अब बांटने की साजिश नहीं चलेगी। अब बांट करके कोई लड़ने वाला नहीं, सब संवैधानिक समझते हैं, सबको मालूम है कि हमारा संवैधानिक अधिकार क्या है। ये बहुत अच्छी बात भारती जी ने कही। माइनॉरिटी की बात नहीं हो रही, उन्होंने कहा हिंदू एक है, वो इसकी बात कर रहे हैं। अच्छा डेफिनेशन दे दीजिए हिंदू की, कौन जैन भी आप हर किसी से यहाँ प्रोफेसर कंफ्यूज स्कॉलर तो मौलाना बैठे हुए हैं और आप सबके टीचर बने हुए हैं आज यहाँ पर। को भी कह रहे हैं हिंदू है, बौद्ध को भी कह रहे हैं, सिख को भी कह रहे हैं, पारसी को भी कह रहे हैं, हिंदू है। वो सब हमारे हमने 9वें भगवान माना गौतम बुद्ध को। नहीं, वो सब हिंदू है, सत्य और अहिंसा सनातन का निकला हुआ पक्ष है। बड़ा ज्ञानी समझ रहे थे महाराज, आपके नाम के आगे पढ़ने लगा हुआ है, आप तो ज्ञानी होंगे। तो सनातन के स्वरूप से निकली हुई जो धारा है वही हिंदू है। हिंदू कोई एक छोटा शब्द नहीं है, हिंदू बहुत विराट। अच्छा तो फिर ये जैन को जो माइनॉरिटी का स्टेटस मिला हुआ, बौद्ध को माइनॉरिटी का स्टेटस मिला हुआ, सिख को माइनॉरिटी का स्टेटस मिला हुआ, पारसी को माइनॉरिटी का स्टेटस मिला हुआ, इसका क्या करेंगे? फेयर डिबेट नहीं कर रही हैं आप, ये फेयर डिबेट नहीं, ये तो इसका क्या करेंगे पांडे जी? फेयर डिबेट पता है कैसे होती है? क्या करेंगे? फेयर डिबेट ऐसे होती है कि अगर मैं ये कह रही हूँ कि आप चुप हो जाइए तो आप चुप हो जाइए, लेकिन आप तो चुप होने नहीं देंगे। अरे केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है, वो दे नहीं पा रहे, 4 साल से हिलगा हुआ है, पाले में। अच्छा एक मिनट सब शांत होइए, एक मिनट अशोक जी एक सेकंड अशोक जी एक मिनट। अशोक जी आवाज आ रही है अब तक? आप बिल्कुल प्यार से बैठे हुए बात रखिए। मौलाना जी को भी जरा म्यूट कीजिए, एक मिनट शांत रहिए सब लोग। एक तो इस शो का ना एक रूल है, जैसे फखरुल जी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और प्रज्ञा जी अपनी बारी का इंतजार कर रही है ना, इसी तरह सब अपनी अपनी बारी में बोलते हैं, कोई किसी के बीच में रनिंग कमेंट्री नहीं करता। पहली बात यह, मौलाना जी गायब होगा शायद, तो एक तो रनिंग कमेंट्री नहीं होती। दूसरी बात ये सही है जवाद और मौलाना रशीदी, हिंदू नाम सुनते के साथ ही इतना क्यों भड़कना होता है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। जहां पर भी हिंदू शब्द का इस्तेमाल हो, कभी हिंदू हिंसक हो जाते हैं, मुझे बहुत मोहब्बत कभी हिंदुओं के खिलाफ। अब उन्होंने अगर कह दिया सभी हिंदू भाई भाई हैं, तो आपको इससे भी तकलीफ हो रही है? नहीं, मुझे तो बेइंतहा मोहब्बत है हिंदुओं से, बेइंतहा मोहब्बत है। अब बताइए क्या क्या सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं? सीना चीर के दिखा दें, सीना चीर के दिखा दें, और क्या सर्टिफिकेट चाहिए? हमें तो बेइंतहा मोहब्बत है, हिंदुओं से भी मोहब्बत, और सनातन धर्म तो बेइंतहा खूबसूरत धर्म है, बेनतिया। अब आप क्या चाह रहे हैं उससे, हमसे कौन सा सर्टिफिकेट चाह रहे हैं? दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर वो कह रहे हैं कि बौद्ध हो, सिख हो, सभी लोग हिंदुओं के ही एक तरीके से पार्ट हैं, उन्होंने एक भाईचारे की नहीं, उन्होंने ये कहा कि सभी हिंदू हैं, पार्ट नहीं, भाईचारे की बात कही, उससे भी आपको तकलीफ हो रही है? तो उसमें मुसलमान भी जोड़ लेते हैं हम, कोई मतलब कहां से, बाहर से हैं, हमको क्यों बाहर तो ये बात तो बार बार कही जा रही है कि मुसलमान भी पहले हिंदू थे, ये तो कहा ही जा रहा है। अरे हमने तो अच्छा, भाई यही तो साध्वी प्रज्ञा ने कहा, साध्वी प्रज्ञा भारती क्या कहा? मुसलमान भी पहले हिंदू थे। अगर आप ऐसा कह देंगे तो शायद सैयद जवाद खुश होंगे इस बात से। तो फिर चलिए मान लिया, आपकी बात ऊपर कर दी, आपकी बात ऊपर कर दीजिए, बोलने दीजिए, बोल रही है वो, आपकी बात ऊपर कर दीजिए, वो सुनिए। मैं ये कहती हूँ कि आप जितने भी आक्रांता आए, उन्होंने हम पर आक्रांता को बता दीजिए कौन आक्रांता थे, और उसके बाद आपको भी जानते हैं, अगर आज आप अपना डीएनए चेक करवाएंगे तो आपको भी पता है कि आपकी दादा परदादा सब अब सही बात हुई, सबका हमारे सुनना चाहते हैं, पूरे हिंदुस्तान का डीएनए चेक होगा। देश में सौहार्द, नहीं, मैं बात में सहमत हूँ, सामाजिक समरसता, मैं बात में सहमत हूँ कि पूरे देश का तालियां बनता है, हम तो मेंटेन कर रहे हैं। बिल्कुल, डीएनए चेक हो सबका, वहां पर संबल में जो डीएनए चेक हो सबका, मैंने बात मान ली। मेंटेन करने आए थे, सौहार्द का संदेश देने आए थे, जिन्होंने पत्थर उठाए, जिन्होंने 5 पुलिस उत्तरकाशी में कौन आया था? एसएसपी उत्तरकाशी में पुलिस वालों को किसने पत्थर मार के घायल करा? ये तो कंपैरिजन कर दूंगा। नहीं, ये बात बहुत अच्छी रीमा जी, ये डीएनए टेस्ट होना चाहिए, किसका आर्यन का होगा, किसका द्रविडियंस का होगा, ये डीएनए जरूरी होना चाहिए चेक, ये बहुत जरूरी है। कौन बाबर की रिश्तेदारी में था, कौन अकबर की रिश्तेदारी में था? आज आपको ये लिबर्टी है कि आप आज स्टूडियो में हैं, तो आपको पता है, मेरा सौभाग्य है, मेरा सौभाग्य है कि मैं आपकी आंखों के सामने हूँ। डिबेट खराब करने पे लगे हो। अरे मेरा सौभाग्य है कि मैं आपकी आंखों के सामने हूँ, ये मेरा सौभाग्य है, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? क्यों लड़ाई हो रही है? ये हिंदू हिंदू, मुस्लिम मुस्लिम अलग बात है, ठीक है, बात खत्म। सुनवाई हुई, ऑर्डर हुआ, एएसआई का सर्वे हुआ, सर्वे में जो निकलेगा वो सबको मान्य होना चाहिए।
लेकिन क्यों संभल से ये आग शुरू हो जाती है? देखिए रीमा जी, ये आग शुरू होती है जब नौजवान सड़क पे अपने हक के लिए निकलता है, उसको लाठी मिलती है। आज भी गाजियाबाद में किसान बंद है ना जेल में, उनको बंद किया गया है ना क्योंकि वो अपने हक की बात कर रहे थे। इस देश में, उत्तर प्रदेश में नौजवान, किसान, मजदूर, छात्र, महिलाएं अपने हक की बात ना करें। हक की बात आप करें तो उस बात को कैसे डाइवर्ट किया जाए, वही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसलिए मैंने अपनी बात के शुरू में ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी, उनसे जुड़े हुए संगठन, उनसे जुड़े हुए लोग लगातार मंदिर और मस्जिद के मुद्दे उठा रहे हैं। अब इनसे पूछिए कि उत्तर प्रदेश में 7 लाख बच्चे वो शिक्षा से वंचित रह गए, क्या जवाब है इनके पास? उत्तर प्रदेश में रोज हत्या, लूट, बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही है, अपहरण हो रहे हैं, क्या जवाब है इनके पास? किसानों को क्यों बंद किया गया है? किसानों से मिलने समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल जाता है, क्यों नहीं मिलने देना चाहते हैं आप? अगर संभल में कोई हिंसा हुई है, कोई राजनीतिक दल जाना चाहते, क्यों नहीं जाना देना चाहते? तो सवाल यह है कि जहां अन्याय होगा विपक्ष अपनी आवाज को उठाएगा और भारतीय जनता पार्टी देश का ध्यान मुख्य मुद्दों से हटाना चाहती है। इसलिए आज हम हिंदू और मुसलमान की बात कर रहे हैं, मंदिर और मस्जिद की बात कर रहे हैं, हम नहीं बात कर रहे हैं रोजगार की, हम नहीं बात कर रहे हैं किसानों की, हम जवानों की बात नहीं कर रहे हैं, अग्निवीर जैसी योजना पे हम कोई समीक्षा की बात नहीं कर रहे हैं। तो इन मुद्दों से कैसे जनता का ध्यान हटे, इसलिए हमारे मित्र भाजपा के बैठे हुए, उनका दल इसी पूरे एक्सरसाइज में लगा हुआ है। अशोक पांडे जी जवाब दीजिए। बेसिकली राहुल गांधी, अखिलेश यादव, पूरा डेलीगेशन संभल में किसानों की बात करने जाना चाहता था, मजदूरों की बात करने जाना चाहता था। हाथरस भी जो गए हैं राहुल गांधी, वहां वो किसानों की बात करने गए हैं। और पार्लियामेंट में अडानी, अरे सुनिए ना, सुनिए, अडानी जो है ना वो एक किसान है जिनके हक की बात राहुल गांधी पूरे सेशन में कर रहे हैं और सेशन चलने नहीं दे रहे। अशोक पांडे जी जवाब देंगे। अशोक उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ नियमों के विपरीत मुकदमा लिख जाता है, हम उसकी बात कर रहे हैं, उसकी मंडल गाजियाबाद गया है मजदूर, महिला, इसी वजह से संसद नहीं चलने दे रहे राहुल गांधी। किसानों की बात करना चाहते हैं, महिलाओं की बात करना चाहते हैं, सिर्फ नाम अडानी, सिर्फ नाम अडानी की बात कैसे हो जाए? अडानी की बात कैसे हो जाए? अशोक पांडे जी जवाब, मणिपुर की बात हो जाए, कैसे किसानों की बात हो जाए? इन बातों का ध्यान हटाना तो पड़ेगा ही। जिम्मेदारी भाजपा की कैसे मुद्दों पर? समाजवादी पार्टी की खूबी है, समाजवादी पार्टी की खूबी है कि अगर चुनाव जीत जाते हैं, जश्न मनाते हैं, चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम पे आरोप लगाते हैं। इनका सबसे बड़ी खूबी है कि अदालत से फैसला इनके पक्ष में आ जाए तो ये अदालत अच्छी है, अदालत का फैसला अगर इनके पक्ष में ना आए तो अदालत बहुत खराब है। कोई संवैधानिक शक्ति ऐसी नहीं है जो इनके पक्ष में ना बोले। यहाँ तक कि जो राष्ट्र की एंकर है, जो राष्ट्र की भावना से यहाँ बैठ करके सामाजिक परिस्थितियों में एक लोगों के सामने ला रही है, पक्ष लाना चाह रही है, उनके ऊपर समाजवादी पार्टी कहेगी भाजपा की एंकर है। तो ये जो इनका शगल है, ये इनका शगल है, यही इनकी राजनीति, इनकी सियासत है कि इनको चश्मा जो है सिर्फ बुराई बुराई ढूंढता है, अच्छाई इनको दिखती नहीं। इनको ये नहीं दिख रहा है कि जो बहस राष्ट्र में आजादी के पूर्व हो जानी चाहिए थी, आजादी के बाद तत्काल हो जाना चाहिए था, वो अब तक नहीं हुआ। पैदा ही नहीं हुए तो उस वक्त हम हो रहा है। एक स्वस्थ बहस है जिसके ऊपर सारी चीजें हो जानी चाहिए। आजादी से पहले अब ये भी हम किससे लड़े कि हम लोग क्यों नहीं पैदा हुए? आने वाली नस्लों तक वो लड़ाई नहीं रहनी चाहिए। आज ये रास्ता साफ हो जाना चाहिए ताकि आगे जो हमारे बाल बच्चे, आगे हमारी जो नई नस्लें आएंगी, उनमें कोई दरार न पैदा हो और उनमें एक अच्छा रास्ता, बीच का रास्ता बन के लोग चले और लंबी तरक्की करे, देश तरक्की करे, राष्ट्र में एक मिसाल बने। 56 इस्लामिक देश है। आती हूँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद सैयद जवाद और फखरुल जी का किसानों को जेल में डाल दीजिए ना, नौजवानों पे लाठी चलाइए, आपको छूट दे दी जाए, आपको छूट दे दी जाए। किसानों को गाजियाबाद में बंद किया, छूट दे दी जाए आपको। किसानों को मुकदमे लिखने की छूट दे दी जाए आपको, नौजवानों को लाठी लगाने की छूट दे दी जाए। क्योंकि मंदिरों में ठीक है एक छोटा सा ब्रेक, एक ब्रेक लेते हैं, वो शिक्षा ब्रेक लेते हैं। पानी बढ़िया है। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती,
हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC, हर पल आपके साथ। चलिए, DD न्यूज पर आप देख रहे हैं 5 की पंचायत। सैयद जवाद, अभी आप ही के पूर्व सहयोगी, अब क्योंकि लगभग छिट से गए ना, अब तो सारे एक दूसरे से इंडिगठबंधन के अलाइज, अखिलेश यादव भी अलग सुर में है, मतलब अलग ही हो रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन अच्छा सुनिए, तो किसान की आवाज, मजदूर की आवाज, महिला की आवाज कहाँ उठाई जा रही है? अडानी के नाम पर। फखरुल जी का मानना है कि ये आवाज उठानी चाहिए, हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए, तो राहुल गांधी को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं आप लोग? बहुत जी रीमा जी, देखिए, जब भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े शीर्ष नेतृत्व के लोग बोलते हैं तो मैं बहुत गौर से सुनता हूं और फिर उसके बाद इग्नोर मार देता हूं। उसका रीज़न ये है कि जब भी अगर अडानी के मुद्दे पर बात आती है तो अब तो पहले 7 सुर हुआ करते थे, अब तो 3 सुर और बढ़ गए उसमें, आ डा नी। इसमें मजदूर कहाँ है और किसान इसमें कहाँ है और अभी महिला कहाँ देखिए, है अभी और नौजवान कहाँ है? अभी देखिए, नौजवान भी आएगा। आएगा। शब्द इसमें दिखाई नहीं दिए कहीं मुझे, अडानी में 4 शब्द नहीं है। अभी देखिएगा कैसे आते हैं। देखिए, जब अडानी पर चर्चा होगी तो इस देश के अहम मौजूओं पर चिंता होगी, क्योंकि बहुत से इन्वेस्टर का पैसा का नुकसान हुआ है और वो इन्वेस्टर के पैसे जो हैं आम लोगों से, जो मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, जो किसान हैं, जो हमारे रोज के काम करने वाले हैं, डेयरी कर्मचारी हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं, वो पैसे उनके भी कई जगह पे लगे हुए हैं, उनको नुकसान हो रहा है। मेरा पॉइंट ये नहीं था ना, मैं बता रहा हूं, मेरा पॉइंट ये नहीं था। जो महिलाएं, मेरा पॉइंट ये था कि संभल में कौन से किसानों से मिलने जाना चाहते थे राहुल गांधी? हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं राहुल गांधी? देखिए, अभी तो राहुल गांधी साहब मिलने गए हैं। राहुल गांधी साहब उस दलित बच्ची के घर पे गए हैं से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अरे भाई, राहुल गांधी साहब, राहुल गांधी साहब तो उस दलित बच्ची के घर पे भी गए। अरे उस दलित बच्ची के घर पे भी राहुल गांधी साहब गए, तब भी भाजपा को तकलीफ हो रही है। वो बात क्यों नहीं बताई जा रही है? उनकी दुख, देखा आपने कभी राहुल गांधी साहब से मिल करके लोग कैसे सीने से लग करके उनके अपना दुख और तकलीफ बताते हैं? आपने मणिपुर में नहीं देखा? यहाँ आपको एक टमाटर का बेचने वाला, जो रेड़ी पट्टी लगाने वाला होता है, उसके आंसू नहीं दिख रहे हैं। दिक्कत ये है, के खिलाफ नहीं खड़े होते। मैं जानना चाहता हूं कि इंडिया कल कौन सा ऐसा घटक दल है जो राहुल के साथ खड़ा है? तमाम लोग खड़े हुए हैं, कौन नहीं खड़ा हुआ है? सब खड़े हो, नेता विपक्ष ही राहुल जी है। अरे अभी पूछ लेते हैं, फखरुल जी खड़े हैं? बिल्कुल खड़े हो, इंडिया अलायंस मजबूत है। फखरुल जी खड़े हैं क्या? रुकिए। अरे पूछ रही हूँ। अरे फिर नीतीश बाबू आपके पक्ष में खड़े नहीं खड़े? नीतीश बाबू तो आपके पक्ष में नहीं खड़े, चंद्रबाबू नायडू नहीं खड़े हुए। क्यों नहीं? कांग्रेस के लोग खड़े, कांग्रेस भी खुद का विरोध कर रही है। इंडिया अलायंस बहुत मजबूत है, तो जनता कैसे खड़ी होगी? वो अभी सोच नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअली किस लाइन में जाना है। फखरुल हसन चांद जी, आ रही हूँ एक बार साथ में। हम लोग बहुत स्पष्ट हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हम सब एकजुट होकर, बिल्कुल राहुल गांधी के साथ है, मतलब वो अपनी पार्टी के साथ है। राहुल गांधी जी हमारे साथ। हम राहुल के नेतृत्व में नहीं रहेंगे। डिम्पल यादव ने कल कहा कि अडानी कोई मुद्दा नहीं है, संबल मुद्दा है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। राहुल गांधी बेकार के मुद्दे उठा रहे हैं। अभी कहा था या नहीं? अरे अभी आजम खान कह रहे हैं जेल में पड़े, आजम खान कह रहे हैं मेरा मुद्दा उठाइए, मेरा मुद्दा उठाइए। आजम खान इसकी भैंस ढूंढी जाती थी, इसकी भैंस ढूंढने के लिए पूरी समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाती थी। आज वो वहाँ एरिया लग रहे हैं जेल में, और ये वो कह रहे हैं कि मेरा मुद्दा उठाइए। राहुल गांधी से कह रहे हैं मेरा मुद्दा उठाइए, अखिलेश यादव से कह रहे हैं मेरा मुद्दा उठाइए। अच्छा फखरुल जी, राहुल गांधी का नाम आते ही बैकफुट पर आ गए। राहुल गांधी का नाम आया और फखरुल जी बैकफुट पर। देखिए, हम और दूसरा मणिपुर की बात करेंगे, तुष्टिकरण की बात हो तो पूरा फुल फॉर्म में थे, अभी अचानक से बैकफुट पर आ गए। वो दुखी रह गए। एक नहीं, नौजवानों की बात करेंगे, किसान की बात करेंगे, मणिपुर की बात करेंगे, अडानी की बात करेंगे, संबल की बात करेंगे, आपको बैकफुट पर नजर आएगी। भ्रष्टाचारी और बेईमान पार्टी है। अगर आप इनके उधड़ेंगे इनके, तो इनके तहखाने से नीचे नीचे सिर्फ बम निकलेगा। इनके नीचे से इतने बड़े बड़े
इतने बड़े बड़े घोटाले निकलेंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। अरे वहां भी कांग्रेस को छोड़ दीजिए, कांग्रेस का कोई कांग्रेस को उनके हाथ में छोड़िए। आप उनको जो खंबा लगा के सहारा दे रहे हैं ना, जो खंबा लगा के सहारा देना चाह रहे समाजवादी पार्टी, वो भी पीछे हट गई है। ठीक है, ओके, साध्वी प्रज्ञा, ठीक है। साध्वी प्रज्ञा भारती जी, ये कब तक चलेगा ये मामला? मतलब कि अब सुप्रीम कोर्ट में चलिए सुनवाई शुरू हो गई, अभी आगे भी चलेगी लगभग, लेकिन अब बात यही है कि क्या एक के बाद एक कुछ और लंबी लिस्ट है या कहीं पर आकर रुकेगा ये सिलसिला? जवाब तो केंद्र सरकार से मांगा है। मैं ये कहूंगी कि देश में सौहार्द सद्भावना का एनवायरनमेंट मेंटेन करना हम सभी का कर्तव्य बनता है। कोई भी हिंदू और मुसलमान नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे सामने 3 मेन मुद्दे हैं। सबसे पहला कि वो लोग कौन है जो देश में रेडिकलाइजेशन और कट्टरवादिता को फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं और देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, ऐसे लोगों को हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए और सामूहिक रूप से उनका बहिष्कार करना चाहिए, बॉयकॉट करना चाहिए। आरएसएस के लोग, तो उम्मीद है कि फकरूल जी और जवाद भी मेरे साथ इसमें होंगे। बिल्कुल, हम तो पहचानते हैं आरएसएस के लोगों को। नागपुर में कार्यालय है उनका। नहीं, हम तो आपको एड्रेस बता दे रहे हैं, नागपुर में कार्यालय है। हम अपने अधिकार के लिए संविधान का हमने रुख अपनाया। इन लोगों को समस्या है और जानते हैं ये लोग वो लोग हैं जो पत्थरबाजी करते हैं, नकाबपोशी करते हैं। तो रीमा जी, मुझे कहते हुए अत्यंत दुख होता है कि ये वो लोग हैं जो सरतन से जुदा कर देते हैं। सरतन से जुदा हम नहीं करते। राहुल गांधी का करा, बहुत करा बुद्धिस्ट। उन्होंने अगर हिंदुत्व के लिए, सनातनियों के लिए कभी अच्छा शब्द बोला हो, हिंदू शब्द गंदा है, हिंदू शब्द पर्शियन है, हिंदू शब्द बहुत अच्छा है, पार्टी के सनातन धर्म बहुत खूबसूरत है, के महासचिव बेनती अच्छा है, कहते हैं अभिव्यक्ति की आजादी, तब इनके मुंह बंद हो जाते हैं, तब इनके पास हम लोग तो कह रहे हैं देने को। सारे धर्म बहुत खूबसूरत है। भारत की जनता, भारत की महिलाएं, भारत का युवा देख रहा है खूबसूरत है। कांग्रेस खराब कर रही है। और जहां तक सपा की बात है, सपा के समय में क्राइम जानते हैं यूपी में कितना था। यहाँ सर पे तमंचा रखते थे और गाड़ी लूट लेते थे। आज सुरक्षित है। अभी दलित बेटी कहाँ सुरक्षित है? जहाँ राहुल जी गए हैं वहाँ बड़े लोगों से तो मिल लेते हैं। जागरूक हो रहा है, भारत के लोग जागरूक हो रहे हैं और ये समस्या का बहुत बड़ा। ठीक है, जवाब लेते हैं। फखरुल जी जवाब देंगे, फिर से ये जवाब फखरुल जी। बिल्कुल, हमारी बहन, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। जब तक वो धर्म की बात करेंगी मैं हर बात का उनका सम्मान करूंगा, लेकिन जैसे ही वो राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल करने लगती है, आपत्ति वहीं पे शुरू होती है। आपने कहा कि कौन लोग हैं, बात क्यों करते हैं आप? धर्म की बात क्यों करते हैं आप? नेता है ना, तो राजनीति की बात करिए और सुन लीजिए मेरी बात। अगर जब राजनेता गलत होगा तो संत ही आपको पाठ पढ़ाएंगे। अगर आप गलत कार्य करेंगे तो संत ही आपको दिशा दिखाएंगे, क्योंकि संत के पास विवेक भी होता है। आप इन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। जब रीमा जी कोई बात करती ये तो फिर योगी जी को समझाना चाहिए। जब मैं राष्ट्रहित की बात करती हूँ, राष्ट्र विकास की बात करती हूँ, तब आप कहते हैं कि मैं क्यों राजनीति में बोल रही हूँ। मैं बोलूंगी, मेरा कर्तव्य बनता है। सम्मान आपका करता हूँ। आप जब तक धर्म की बात करेंगे मैं आपका पूरा सम्मान करूंगा। बिल्कुल भी नहीं। फखरुल जी उस पार्टी से आते हैं एक्चुअली। साध्वी प्रज्ञा जी, फखरुल जी एक्चुअली सुनिए, अरे सुनिए ना, फखरुल जी एक्चुअली उस पार्टी से आते हैं जहां पर अखिलेश यादव जब सवाल पूछता है ना पत्रकार, तो उससे पूछता है तुम्हारा फुल नेम क्या है, सरनेम क्या है, और फिर सरनेम बताने पर वो कहते हैं अब मैं समझा तुमने ये इतना महंगा चश्मा कैसे लगाया, इस सरनेम के लोग तो लगा ही नहीं सकते थे, कहां से आ रहा है ये? तो पत्रकारों की तो ये हैसियत अखिलेश यादव की नजर में रही है। तो अब अगर वो बीजेपी का प्रवक्ता कहे किसी को तो वो बहुत छोटी बात हो जाएगी। अगर आप सुन तो लीजिए, एक बहुत अच्छी बात मैं रीमा जी कहना चाहूंगा आपके दर्शकों से। आ रही हूं आपके पास। अटल जी ने एक बात कही थी, अफगानिस्तान जब अटल जी गए 1991 में जब अटल जी अफगानिस्तान गए तो वहां पर वहां के प्रधानमंत्री, अफगानिस्तान के जो प्रधानमंत्री और वहां के जो पूरे उनके मिलिटेंट्स थे, उन लोगों ने सवाल किया वहां के सारे राजनायिक ने कि अटल जी आप किस चिंता में हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं राम मंदिर को लेकर के बहुत चिंता में हूं। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत हैरान हूं कि क्या भारत में भी राम के लिए संघर्ष है? तो उन्होंने कहा कि अरे ये आप क्यों कह रहे हैं? कहले हम तो आज भी राम को अपना आदर्श मानते हैं। ये अफगानिस्तान के
प्रधानमंत्री अफगानिस्तान के जो लीडर्स थे उन्होंने ये बात अटल जी से कही कि अफगानिस्तान नहीं इंडोनेशिया जो इस्लामिक देश है वो राम को अपना आदर्श मानता है और भारत में राम को लेकर संघर्ष करना पड़ रहा है, राम के जन्म स्थान को लेकर संघर्ष करना पड़ रहा है। ये बहुत शर्मनाक है। ये उन लोगों ने कहा था अटल जी ने आके। चलिए, भव्य राम मंदिर बन चुका है और रोजाना करोड़ों लोग वहां जा रहे हैं। अयोध्या हार चुके हैं। भव्य राम मंदिर बना और उसके बाद अयोध्या हारे। फखरुल जी जवाब तो ले लीजिए। आपने आदरणीय अखिलेश यादव जी की बात की। मैं तो पूछना चाहता हूँ, आप बताइए ना 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, किस पिछड़ों को हक दे दिया उनका? इसमें पत्रकार कहां से बीच में आ गए? नहीं, अभी जवाब दे रहे ना आप भी। पढ़ाई लिखाई करके इतना स्ट्रगल करके कोई पत्रकार बनता है, लेकिन पत्रकारों को भी अगर आप लोग धर्म से, जाति से, सरनेम से, इसी आधार पर उनके काम को आंकेंगे तो वो कैसे चलेगा? जवाब लीजिए ना, सवाल पूछिए तो जवाब लीजिए। 10 लाख से ऊपर युवाओं को नौकरी दी गई है। दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा बोलता है। अरे एक मिनट, जवाब सुनिए फखरुल जी का। फखरुल जी का जवाब, फखरुल जी का जवाब आने दीजिए। फखरुल जी का जवाब क्या बोलेंगे ये? फखरुल जी का जवाब आने दीजिए। जो काम किया है फखरुल जी बहुत बड़ी ज्ञापन बैठे, सबको यहाँ पे क्यों बैठे ना? और कोई क्या बोलेगा? एक संप्रदाय के लोगों को नौकरी नहीं दी गई है यहाँ पे, एक जाति संप्रदाय के लोगों को नहीं। वो हाईकोर्ट ने बताया है किसको दी, हाईकोर्ट ने बताया, हाईकोर्ट ने बताया मिलती है मुस्लिम्स को, हिंदुओं को सब्सिडी नहीं मिलती है। जानते हैं आपके बात? चलिए भाई, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, क्योंकि बोलने को कुछ नहीं है तो बहुत धन्यवाद। वाह वाह वाह। चलिए, मैं चाह रही थी फखरुल जी अपना जवाब देके जाते, लेकिन अभी वो फ्रेम से चले गए हैं। लेकिन खैर, अब सवाल यहाँ पर यही है कि धर्म की बात करते 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 बात यहाँ पर आकर खत्म क्यों हो जाती है कि पत्रकारों की जाति भी पूछी जाने लगती है। लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। और इसीलिए सवाल जब इसका आता है कि आखिर ASI, सर्वे और सुनवाई और संविधान, अब सभी स से ही शुरू होते हैं ना, संविधान को हाथ में लेकर के हवा में हिलाना, ये तो तरीका भी आप आजकल देख ही रहे होंगे। लेकिन संविधान के पन्नों को पलट करके उसको पढ़ करके अपने जीवन में धारण करना और ये देखना कि आखिर संविधान की अवधारणा है क्या, उसमें लिखा क्या है, उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, ये चीज़ क्यों नहीं हो पा रही है विपक्ष में? तो कम से कम संविधान को पहले अपनाना सीखें, उसकी धारणा को अपनाना सीखें, उसके बाद शायद उस कॉपी को हाथ में लेंगे तो अच्छा लगेगा। आज की पंचायत में आज इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।